के.सी. सोनी, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, लोहिया पीजी कॉलेज चूरू। इस वर्ष कमिश्नरेट कॉलेज एजुकेशन के आदेश के तहत महाविद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा की पद्धति है वो चालू की जाएगी और उसके एक्सपेरिमेंट के तौर पर इन वीडियोस की शूटिंग हो रही है। और एक छोटा सा प्रयास है जो मेरी तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है। और इन व्याख्यानमालाओं में सैकड़ों व्याख्यान, सभी व्याख्यातों के द्वारा अपने अपने पढ़ाए जाने वाले विषय के सभी चैप्टर्स पे वीडियो शूटिंग की जाएगी और इन वीडियोस को महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया जाएगा ताकि विद्यार्थी, जब तक कोरोना क्राइसिस चलती है, कोरोना पे पूरी तरह से क्योर, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट नहीं हो जाता है, तब तक विद्यार्थी अपने घर बैठे अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर, अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर इन वीडियोस को देखकर सब्जेक्ट का नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को पूर्ण कर सकते हैं। और ये एक शुरुआत है, एक नई पहल है, एक नई सोच है और इसमें काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और मेरा मानना है कि इस तरह की जो व्याख्यानमाला की सीरीज है ये विद्यार्थियों के लिए, न केवल इसी महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए बल्कि पूरे राजस्थान के महाविद्यालयों विद्यार्थियों के लिए ये व्याख्यानमाला एक एनसाइक्लोपीडिया के रूप में साबित होगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस व्याख्यान में क्लीवेज के टॉपिक पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। एम्ब्रियोलॉजी के पेपर की श्रृंखला में ये अपना एक व्याख्यान रहेगा, बहुत ही जबरदस्त व्याख्यान है। आप जैसा जानते हो कि एम्ब्रियोलॉजी के अंदर भ्रूण के परिवर्तन की स्टडी की जाती है और निषेचन के बाद में जो जायगोट बनता है, उस जायगोट में सबसे पहली जो इवेंट होती है फर्टिलाइजेशन के बाद में वो क्लीवेज होती है। तो क्लीवेज पे मैं आपसे आज चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले कि व्हाट इज क्लीवेज। क्लीवेज को सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि जायगोट में होने वाले सतत सूत्री विभाजन जिसके कारण एक कोशिकीय जायगोट बहुकोशिकीय जटिल रचना में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह के होने वाले विभाजन क्लीवेज या सेगमेंटेशन या सेलुलेशन के नाम से जाने जाते हैं। द रैपिड माइटोटिक डिवीजन which occurring in a zygote, due to which unicellular zygote is converted into a multicellular complex body. Such divisions are called as cleavage or segmentation or cellulation. तो क्लीवेज है वो एक तरह का सतत सूत्री विभाजन है, एक तरह का रैपिड माइटोटिक डिवीजन है। अब माइटोटिक डिवीजन जो होता है वो कई कोशिकाओं में भी होता है। क्लीवेज हालांकि जायगोट सेल्स में हो रहा है और जायगोट है, इसको आप एक तरह से जनन कोशिका भी मान सकते हो। अब क्वेश्चन है कि माइटोसिस के अंदर भी विभाजन के द्वारा 1 से 2 कोशिका बनती है, 2 से 4 सेल बनती है, 4 से 8 सेल बनती है और क्लीवेज में भी डिवीजन के द्वारा 1 से 2 सेल बनती है, 2 से 4 सेल बनती है, 4 से 8 सेल बनती है। अब हालांकि क्लीवेज है वो भी एक तरह का माइटोसिस ही है, फिर भी क्लीवेज और माइटोसिस में अनेक प्रकार के डिफरेंस देखने को मिलते हैं। तो क्लीवेज और माइटोसिस में क्या क्या डिफरेंस है ये मैं आपसे शेयर करूंगा। तो व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन क्लीवेज एंड माइटोसिस। क्लीवेज की जो प्रक्रिया है ये जायगोट के अंदर होती है, जबकि माइटोसिस जर्म सेल्स में भी हो सकता है और कई कोशिकाओं में भी हो सकता है। क्लीवेज डिवीजन में जब डिवीजन होगा तो बनने वाली कोशिका साइज में छोटी होती है। मानो पहले डिवीजन हुआ, 2 सेल्स बनी, 2 ब्लास्टोसिस्ट
इन डिवीजन के द्वारा सेल जो बनी ये स्टार्टिंग में आकार में छोटी है, लेकिन इंटरफेस प्रावस्था के दौरान इसमें ग्रोथ होती है और ये डॉटर सेल अपने पेरेंट सेल के बराबर हो जाती है। इस बात को अपन वो भी कह सकते हैं कि क्लीवेज के अंदर जो जो डिवीजन होगा कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ती जाएगी, लेकिन कोशिकाओं का आकार निरंतर छोटा होता जाएगा, जबकि माइटोसिस में डिवीजन के द्वारा कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ती है, लेकिन पुत्री कोशिका का आकार पेरेंट सेल्स के बराबर होता है। इसके अलावा क्लीवेज के अंदर जो डिवीजन होता है, अब चूंकि क्लीवेज एक तरह का माइटोसिस डिवीजन है और माइटोसिस डिवीजन है तो इसके अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इंटरफेज स्टेज जो होती है वो देखने को मिलती है। लेकिन विदलन में जो इंटरफेस प्रावस्था है, विशेषकर स्टार्टिंग के जो 10-12 क्लीवेज है उसके अंदर इंटरफेस प्रावस्था बहुत छोटी होती है और क्लीवेज की इंटरफेस प्रावस्था में केवल एस प्रावस्था पाई जाती है, एस मतलब सिंथेसिस, जबकि माइटोसिस की जो इंटरफेस होती है इसके अंदर जीवन स्टेज होती है, इसके अंदर एस फेज भी पाई जाती है, इसके अंदर G2 फेज भी पाई जाती है। तो विदलन की प्रक्रिया में जो इंटरफेस प्रावस्था है वो बहुत छोटी है, उसके अंदर केवल एस प्रावस्था है, जबकि माइटोसिस में होने वाली इंटरफेस स्टेज जो लंबी होती है उसके अंदर जीवन स्टेज भी है, एस फेज भी है, G2 फेज भी है। हाँ, क्लीवेज के अंदर जो कोशिकाएं बनेगी उसके अंदर केंद्रक और कोशिका द्रव्य का अनुपात N/C रेशियो, न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म रेशियो, ये निरंतर बढ़ता रहता है। लेकिन कई कोशिकाओं में या माइटोसिस के दौरान N/C रेशियो ये हमेशा कांस्टेंट होता है और ये रेशियो जनरली 0.7 होता है। अपनी बॉडी में जितनी भी विभेदित कोशिकाएं हैं, जितनी भी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, उसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य का अनुपात हमेशा 0.7 होता है। लेकिन क्लीवेज के दौरान केंद्रक और कोशिका द्रव्य का अनुपात निरंतर बढ़ता है, क्योंकि जाइगोट का जो केंद्रक होता है उसकी साइज अपेक्षाकृत बड़ी होती है। अब जो जो डिवीजन होगा केंद्रक की संख्या तो बढ़ती जाती है, लेकिन साइटोप्लाज्म की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है, इसलिए न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो विदलन के दौरान निरंतर बढ़ता रहेगा। अब ये मान लीजिए 0.4 से बढ़ के 0.5 हुआ, 0.6 हुआ, 0.7 हुआ। अब 0.7 रेशियो जब आ जाएगा उसके बाद में जो डिवीजन होंगे उन डिवीजन को फिर क्लीवेज नहीं बोलेंगे, उसके बाद में होने वाले जो डिवीजन है वो डिवीजन माइटोसिस होता है। इसलिए क्लीवेज में स्टार्टिंग में जो 10-12 क्लीवेज है उनमें इंटरफेस बहुत छोटी है और उसकी इंटरफेस में केवल एस प्रावस्था है, लेकिन 10-12 क्लीवेज के बाद में इंटरफेस स्टेज लंबी हो जाती है, उसमें G1, S और G2 तीनों सब जो स्टेजेस हैं वो स्टार्ट हो जाती है और क्लीवेज का ट्रांसफॉर्मेशन माइटोसिस में हो जाता है। और ये जो पॉइंट जहाँ पर विदलन का माइटोसिस में रूपांतरण हो रहा है, क्लीवेज का माइटोसिस में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इस पॉइंट को बोलते हैं मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन। क्लीवेज के अंदर सरफेस एरिया और वॉल्यूम, कोशिका की सतह और कोशिका आयतन, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इसका अनुपात निरंतर बढ़ता है। लेकिन माइटोसिस के अंदर सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो है ये हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। अब क्वेश्चन है कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो जो बढ़ेगा तो इसका फायदा क्या होगा? इसका सबसे बढ़िया फायदा है कि पृष्ठ सतह बढ़ रही है। अब विदलन जब होता है तो कोशिकाओं की संख्या हजारों में हो जाती है और विदलन की जो कोशिकाएं हैं वो हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और जो सेल एक्टिव होती है तो उसमें ऑक्सीजन कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो जब बढ़ेगा तो ऑक्सीजन विनिमय की जो दर होती है, ऑक्सीजन के एक्सचेंज की जो दर होती है वो बढ़ जाती है। तो ऑक्सीजन के विनिमय में ये पर्पसफुल होती है, हेल्पफुल होती है, जबकि कई कोशिकाओं में ऑक्सीजन का एक्सचेंज जो है वो लगभग कांस्टेंट बना रहता है। इसके अलावा विदलन में बनने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर के नाम से जाना जाता है। विदलन में बनने वाली कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर के नाम से
जबकि माइटोसिस में बनने वाली जो कोशिकाएं हैं इनको सामान्यतः डॉटर सेल या पुत्री कोशिका के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है क्लीवेज के अंदर और माइटोसिस के अंदर। एक बार मैं फिर ब्रीफ करता हूँ। विकलन जो डिवीजन है जाइगोट में होते हैं, माइटोटिक डिवीजन जर्म सेल्स में भी होते हैं, सोमेटिक सेल्स में भी होते हैं। क्लीवेज के अंदर जो कोशिकाएं बनेगी, कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ती जाती है लेकिन कोशिकाओं का आकार निरंतर छोटा होता जाता है। जबकि माइटोसिस में जो पुत्री कोशिकाएं बनती है वो इंटरफेस के बाद में उसमें नए प्रोटोप्लाज्म का संश्लेषण होता है और डॉटर सेल का आकार पैतृक कोशिका के बराबर हो जाता है। विकलन में इंटरफेस प्रावस्था बहुत छोटी होती है और इसके इंटरफेस में केवल एस प्रावस्था ही पाई जाती है, जबकि माइटोसिस की इंटरफेस लंबी होती है, इसमें G1, S और G2 तीनों फेस पाई जाती है। विकलन के दौरान केंद्रक और कोशिका द्रव्य का अनुपात निरंतर बढ़ता रहता है, लेकिन माइटोसिस के अंदर केंद्रक और कोशिका द्रव्य का अनुपात सदैव कांस्टेंट रहता है और ये रेशियो हमेशा 0.7 होता है। क्योंकि जो भी विभेदित कोशिका होती है इसमें रेशियो हमेशा मेंटेन रहता है। विकलन के दौरान सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो बढ़ता है, लेकिन माइटोसिस में सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो है ये लगभग कांस्टेंट रहता है। विकलन में बनने वाली कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर के नाम से जाना जाता है और माइटोसिस में बनने वाली जो कोशिकाएं हैं इनको पुत्री कोशिकाएं या डॉटर सेल्स के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है क्लीवेज और माइटोसिस में। अब एक जाइगोट कैसे डिवाइड होता है, किस डायरेक्शंस में डिवाइड होता है, इन डिवीजन को कौन कंट्रोल करता है, इन डिवीजन के लिए उत्तरदायी जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें मैं संक्षिप्त में यहाँ पर चर्चा करूँगा। सबसे पहले प्लेन ऑफ क्लीवेज यानी विकलन के तल और कौन से हैं, एक जाइगोट किस किस डायरेक्शंस में डिवाइड होता है और इन विकलन के तलों को किस नाम से जाना जाता है। सपोज सबसे पहला जो प्लेन है विकलन के तल या प्लेन ऑफ क्लीवेज, सबसे पहला प्लेन है मेरीडियोनल प्लेन या मेरीडियोनल क्लीवेज। मेरीडियोनल प्लेन में क्या होगा, जैसे कि जाइगोट, ये जाइगोट का एनुअल बॉल, ये जाइगोट का वेस्टर्न बॉल। अब जब कोई जाइगोट एनुअल बॉल से वेस्टर्न बॉल की तरफ डिवाइड हो जाए और सेक्शन जाइगोट के सेंटर से ही गुजरता है तो इस तरह का जो विभाजन होता है ये मेरीडियोनल प्लेन के नाम से जाना जाता है। सेकंड है वर्टिकल प्लेन या उदग्र विभाजन। इस प्लेन में जाइगोट एनिमल पोल से वेस्टर्न पोल की तरफ डिवाइड होता है यानी वर्टिकली डिवाइड होता है, लेकिन सेक्शन जाइगोट के सेंटर से नहीं गुजरता है, सेंटर से थोड़ा हट के, या तो सेंटर से लेफ्ट साइड में या सेंटर से राइट साइड में। और इस तरह का जो डिवीजन होता है इसको वर्टिकल प्लेन या वर्टिकल क्लीवेज के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो प्लेन इसमें हो सकता है दैट इज इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन में क्या होगा, सेक्शन जो होता है वो मुख्य अक्ष के परपेंडिकुलर टू मेन एक्सिस और सेक्शन अंडे के एकदम सेंटर से गुजरता है। जिस तरह पृथ्वी के अंदर विषुवत रेखा होती है, इक्वेटोरियल लाइन होती है, उसी तरह जाइगोट के मुख्य अक्ष के लंबवत यदि कोई डिवीजन हो, परपेंडिकुलर यदि डिवीजन हो और सेक्शन अंडे के सेंटर से यदि गुजरे तो इस तरह का जो प्लेन होता है इसको इक्वेटोरियल प्लेन के नाम से या विषुवत रेखीय विभाजन के नाम से जाना जाता है। चौथा प्लेन इसमें हो सकता है लैटिट्यूडिनल। लैटिट्यूडिनल
क्या होगा कि विभाजन का जो तल होता है वो मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, लेकिन काट अंडे के सेंटर से नहीं गुजरता है। सेक्शन अंडे के सेंटर से नहीं गुजरता है, ये सेंटर से या तो थोड़ा ऊपर होगा या थोड़ा नीचे होगा। और इस तरह का जो प्लेन होता है इसको लैटिट्यूडिनल प्लेन के नाम से जाना जाता है। और लैटिट्यूडिनल क्लीवेज जब होता है, अब इसमें आप देखो एनिमल पोल की तरफ जो सेल्स बनी है या आकार में छोटी है, वेस्टर्न पोल की तरफ जो सेल्स बनी है या आकार में बड़ी है, और जो ब्लास्टोमियर आकार में छोटी होती है उसको माइक्रोमियर के नाम से जाना जाता है। जो सेल आकार में बड़ी होती है उसको मेगामियर के नाम से जाना जाता है। तो मेंढक के अंदर जो तीसरा क्लीवेज होता है वो लैटिट्यूडिनल टाइप का होता है। इसीलिए मेंढक के अंडे में एनिमल पोल पर हमेशा माइक्रोमियर्स होती है जो आकार में छोटी होती है, लेकिन संख्या उनकी बहुत ज़्यादा होती है। जबकि वेस्टर्न पोल में जो सेल्स बनती है वो आकार में बड़ी होती है, लेकिन उनकी संख्या कम होती है। तो विदलन के कुल मिला के 4 प्लेन हो सकते हैं। वीडियोनल प्लेन जिसमें जाइगोट एनिमल पोल से वेस्टर्न पोल की तरफ डिवाइड होगा, सेक्शन अंडे के सेंटर से गुजरेगा। वर्टिकल प्लेन में जाइगोट एनिमल पोल से वेस्टर्न पोल की तरफ डिवाइड होगा, लेकिन सेक्शन अंडे के सेंटर से थोड़ा हटके होगा। इक्वेटोरियल क्लीवेज जो होता है वो मुख्य अक्ष के परपेंडिकुलर होता है और सेक्शन अंडे के सेंटर से गुजरता है। इसलिए ऊपर वाली पंक्ति की सेल्स, नीचे वाली पंक्ति की सेल्स दोनों की आकार और आकृति लगभग एक समान होती है। और लैटिट्यूडिनल प्लेन जो होता है वो मुख्य अक्ष के परपेंडिकुलर तो होता है, लेकिन सेक्शन अंडे के सेंटर से नहीं गुजरता है, या तो सेंटर से ऊपर है या सेंटर से नीचे है। इसके परिणाम स्वरूप एनिमल पोल पे जो सेल्स बनती है वो छोटे आकार की होती है, और वेस्टर्न पोल में जो सेल्स बनती है वो बड़े आकार की होती है। छोटे आकार की कोशिका को माइक्रोमियर के नाम से जाना जाता है और बड़े आकार की सेल्स को मेगामियर के नाम से जाना जाता है। अब ये जो विदलन की तल है इनके लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या है, या विदलन का तल किन कारकों के द्वारा डिसाइड होता है, किन फैक्टर्स के द्वारा ये रेगुलेट होता है। तो इसमें मुख्य जो गवर्निंग फैक्टर्स है वो होता है इसमें माइटोटिक स्पिंडल की पोजीशन। माइटोटिक स्पिंडल की पोजीशन, और इसमें एक बेसिक कंसेप्ट है सीधा सा, विदलन का जो भी तल होता है वो हमेशा माइटोटिक स्पिंडल के परपेंडिकुलर होता है। सपोज ये माइटोटिक स्पिंडल है, अब माइटोटिक स्पिंडल यूं है तो पहला क्लीवेज यूं होगा, क्योंकि विदलन हमेशा स्पिंडल के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो मान लो जाइगोट में पहला क्लीवेज मेडियोनल हो रहा है तो स्पिंडल की पोर्शन इस तरह की है। पहला विभाजन होने के बाद में ये स्पिंडल 90 डिग्री से रोटेट हो जाएगा और सेकंड क्लीवेज यूं होगा। तो पहला क्लीवेज मेडियोनल है, सेकंड क्लीवेज में मेडियोनल है लेकिन पहले का लंबवत है। तीसरे क्लीवेज में ये स्पिंडल 90 डिग्री से रोटेट होकर अंडे की मेन एक्सिस पे आ जाता है। अब ये जाइगोट जो डिवाइड होगा इक्वेटोरियल या लैटिट्यूडिनल। तीसरे डिवीजन के बाद में स्पिंडल फिर वापस हो जाएगा, उसके बाद वापस हो जाएगा, उसके बाद वापस हो जाएगा। तो कुल मिला के माइटोटिक स्पिंडल जो होता है ये 90 डिग्री से रोटेट करता है हर डिवीजन के बाद। पहले डिवीजन से पहले स्पिंडल इस तरह है, सेकंड डिवीजन में स्पिंडल इस तरह है, तीसरे डिवीजन में स्पिंडल इस तरह है, चौथे डिवीजन में स्पिंडल इस तरह है, पांचवें डिवीजन में स्पिंडल इस तरह है, छठे डिवीजन में स्पिंडल इस तरह है। लेकिन स्पिंडल साथ में इस बात का भी ध्यान रखता है कि इसको कम से कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े। तो सेल में जिधर सरफेस लंबी होती है, जिसको इसको एड्रेस होने में स्थान लंबा मिलता है, स्पेस ज़्यादा मिलती है, उसी डायरेक्शन में स्पिंडल अपनी पोजीशन को एस्टेब्लिश कर लेता है। तो सीधा सा एक बेसिक कंसेप्ट है कि स्पिंडल क्लीवेज का जो प्लेन होता है वो माइटोटिक स्पिंडल के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है।